तारिक मसूद का लिखा हुआ नावल मैं एक जासूस था उर्दू के मशहूर नावलों में से एक है। इस नावल की कहानी उम्दा होने के साथ साथ हैरत अंगेज भी है। नावल की कहानी फर्स्ट पर्सन नरेटर ने बयान की है जो एक पाकिस्तानी जासूस के बारे में है। वो एक खुफिया मिशन के लिए दुला नामी गाइड के साथ हिंदुस्तान दाखिल होता है। जासूस का बुनियादी मिशन हिंदुस्तान में लुधियाना एयरपोर्ट के बारे में खुफिया मालूमात इकट्ठा करना है। ताहम कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जासूस को एक भारतीय लड़की से प्यार हो जाता है। ये इस नावल को दिलचस्प और किसी हद तक रोमांटिक बना देता है। खलीज उर्दू के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नावल मैं एक जासूस था की 11वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो में आगे जाने से पहले हस्बे मामूल आपसे एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बआसानी मिल सके। कमीशन तय हो गई और अगले रोज सुबह सवेरे वो मोटरसाइकिल समेत मेरे होटल पहुंच गया। एक गत्ते के डब्बे में स्टेनलेस स्टील के मुख्तलिफ किस्म के बर्तन उसने पीछे स्टैंड पर बांध रखे थे। लो सरदार जी, आज हमारी भी सेल्समैनशिप देखो। मैंने उसे अपने पीछे बैठने का इशारा किया और अल्लाह को याद करके मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। करीबन घंटा भर के सफर के बाद बिलाखिर हम टारगेट एरिया में दाखिल हो गए। दिफाई नौयत की तामीरात के गिर्दा गिर्द फौज का पहरा था और कम से कम 1 मुरब्बा मील के इलाके में सिविलियन का दाखिला ममनू था। मैं सारे रास्ते अपने साथी की हिम्मत बढ़ाता रहा था कि वो किसी बात की परवाह ना करे और बिल्कुल ना घबराए। पहले हिफाजती दरवाजे की तो हमने परवाह भी नहीं की और उस पर बगैर रुके बढ़ गए। कुछ सिविलियन जो यहाँ ठेकेदारी करते थे उन्हें शनाख्ती कागजात दिखाने के बाद एक मखसूस इलाके तक जाने की इजाज़त थी। गालिबन हमें भी पहरादारियों ने इन्हीं में से जान लिया था। अब हम उस इलाके में दाखिल हो चुके थे जहाँ अहम नौयत की इमारतें बन रही थी। हमारे चारों तरफ मिसाइल और जदीद नौयत के दीगर हथियार नस्ब थे। मेरी पुरतजस्सुस नजरें तमाम मनाजिर को मेरे दिमाग की फिल्म पर मुंतकिल कर रही थी। अब खासा खतरनाक मरहला आ गया था। हम आखिरी दरवाजे पर पहुंच गए थे। कुछ फासले पर बड़े बड़े बुलडोजर और क्रेनें अपने काम में मसरूफ थीं। लकड़ी के आर्जी गेट पर 2 मुसल्लह संतरी मौजूद थे। हाथ एक ने स्टेन गन को पोजीशन में लेते हुए कहा, कौन है, किधर जाना है? हमारे रुकती ही मद्रासी सिपाही गुस्से से बोला, हम कर्नल बाजवा के रिश्तेदार हैं, इसलिए उनसे साइड पर मिलने आए हैं। मैंने बड़े बारोब लहजे में कहा, लेकिन सर ये गलत तरीका है, बाहर गेट पर रिपोर्ट करें। दूसरा बोला, लाला जी हमें सब गेट वाले जानते हैं, आप शायद नए आए हैं। मेरे जवाब ने उसे चंद लम्हों के लिए तजब्जुब में मुब्तला कर दिया। मोटरसाइकिल स्टार्ट थी। इन लम्हों को गंवाना मेरी बदकिस्मती होती। मैंने गियर लगाया और आगे बढ़ गया। दोनों बेबसी से हमें देखते रह गए। अभी हम बमुश्किल 10-12 गज चल पाए थे कि सामने रुकावट आ गई। यहाँ टेंट लगा था और एक सिख कर्नल सिपाहियों को इशारे से कुछ बता रहा था। हमें वहाँ देखकर वो सब चौंक पड़े। वो 3 सिपाही तेजी से हमारी तरफ बढ़े। कर्नल अपनी जगह खड़ा रहा। सत श्री अकाल। हम दोनों इसी असना में मोटरसाइकिल से उतर चुके थे। सत श्री अकाल। कर्नल ने जवाब दिया, कौन हो तुम लोग, यहाँ कैसे आ गए? उसका लहजा दुआबा वाली पंजाबी की चुगली खा रहा था। जालंधर से आए हैं महाराज आपका सुनकर, मैंने उसी पंजाबी लहजे में जवाब दिया। उसका ताल्लुक जिला जालंधर ही से लगता था और वो मुझे मोना सिंह समझ रहा था। यही उसकी कमजोरी थी। बड़े गलत आदमी हो, ऐसे नहीं आया करते, उसने अतमाम हुज्जत के लिए कह दिया। क्षमा कर दीजिए महाराज, मेरे साथी ने जवाब दिया। आओ मेरे साथ क्या बात है? सिपाही मुंह देखते रह गए। उसने हमें अपने पीछे आने का इशारा किया। हम दोनों उसके पीछे पीछे चल दिए। कर्नल भी जट सिंह था और अपने सिख साथियों के सामने अपनी किसी कमजोरी का मुजाहरा नहीं करना चाहता था। रास्ते में चलते चलते मैंने अपना और अपने साथी का तारुफ और यहाँ आने का मकसद बयान कर दिया और उसे ये भी जतला दिया कि हमने यहाँ तक पहुँचने का खतरा सिर्फ इसलिए मोल लिया था कि यहाँ हमारे इलाके का एक जट कर्नल हर चीज़ का इंचार्ज है। अब हम नाकाम वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन यारो यहाँ सप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। ये तो गैर मामूली इकदाम होगा। ठीक है, हमें मिस के लिए बर्तनों की ज़रूरत है, लेकिन महाराज जी कानून भी आप ही हैं, हमारे आने का कोई फ़ायदा तो हो। मैंने बड़ी चापलूसी से कहा, ठीक है मैं लोकल परचेज के खाते में तुम लोगों को ऑर्डर दिलवा दूंगा,
लेकिन मुस्तकिल सप्लाई मुमकिन नहीं है, उसने जान छुड़ाते हुए कहा। दौरान गुफ्तगू वो चारों तरफ घूम फिर कर वहां काम करने वाले अमले को भी हिदायत देता जा रहा था। मैंने 2-3 मरतबा उससे बिल्कुल अजनबी लेकिन तजस्सुस भरे लहजे में वहां नस्बशुदा हथियारों से मुतालिक भी पूछ लिया था। मेरा साथी भी उससे मुतालिक मालूमात हासिल करने में खासी दिलचस्पी ले रहा था। सिख कर्नल भी हमें बाकायदा हथियारों के नज़दीक ले जाकर उसका मायना करा रहा था। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि अब इनसे जान छुड़ाऊं और जहन में समाई हुई मालूमात को फौरन अहाता तहरीर में ले आऊं, लेकिन मेरे साथी का दिल कुछ ज़्यादा ही लग गया था। गालिबन ये सब कुछ उसके लिए नया और दिलचस्प था। हमने कर्नल को एक कैटली सेट ज़बरदस्ती बतौरे तोहफा पेश किया और इससे 4000 रुपए के बर्तनों का ऑर्डर ले लिया। दोपहर का खाना कर्नल बाजवा ने हमें आर्जी तौर पर बनी हुई एक मिस में खिलाया और जलंधर में मिलने का वादा करके हमें रुखसत कर दिया। मेरे दोस्त की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यार वाकई तुम कमाल के बंदे हो, मैं पिताजी से कहकर तुम्हें सेल्स मैनेजर की नौकरी दिलवा देता हूँ, उसने खुशी से बेकाबू होते हुए मुझसे रास्ते में कहा। बस सरदार जी, यही तो कमजोरी है मेरी, नौकरी नहीं कर सकता। हाँ, अगर मुझ पर एहसान करना है तो कमीशन जरा बढ़ा दें, आपके लिए ऑर्डर लाता रहूंगा, मैंने जवाब दिया। यार ये कोई कहने की बात है, जालंधर में मुझसे जरूर मिलना, उसने गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा। कमरे में पहुंचती ही मुझे एक मर्तबा फिर दलफगा लहजे में अपनी बीमारी का जिक्र करना पड़ा, जिसके हाथों में इतना मजबूर था कि शराब पीना तो क्या, उसे सूंघ भी नहीं सकता था। सोरन सिंह कफ अफसोस मल कर रह गया था। रास्ते तक वो मेरे साथ रहा, डिनर भी उसने करवाया था। मेरी कमीशन उसने फौरन अदा कर दी थी क्योंकि मेरा उससे यही मुआहदा था। अब माल सप्लाई करना और बिल वसूल करना उसके जिम्मे था। उसी रात मैंने रख्ते सफ़र बांधा और लुधियाना रवाना हो गया। सुबह मुझे अचानक मौजूद पाकर प्रकाश मुझसे बगलगीर हो गया। यार इतनी देर, उसने बड़ी शिकायत लहजे में कहा। एक और धंधा मिल गया था। मैंने हंसते हंसते उसे सारी कहानी सुना दी क्योंकि कर्नल बाजवा और सोरन सिंह मेरे लिए बेहतरीन दोस्त साबित हो सकते थे और प्रकाश का हवाला मेरे लिए ज़रूरी था। वाह यार, आज यकीन हो गया सिख होती बेवकूफ़ है, उसने हंसते हुए कहा। नाश्ता मैंने और प्रकाश ने इकट्ठे ही किया था। माता और बाबूजी तो उदास हो गए थे तुम्हारे बगैर, और वो भी, उसने शरारती नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। वो कौन? मैंने उससे नजरें मिलाए बगैर पूछा। अच्छा, जैसे तुम्हें मालूम नहीं? वाह जी वाह, इतना बड़ा काम कर गए और हमसे चोरी, उसने गिला किया। पहली चोरी की थी जिंदगी में, वो भी पकड़ी गई, धुत थी की, मैंने हंसते हंसते कहा। एक बात कहूँ? प्रकाश बोला। मैंने चाय प्याली में उंडेलते हुए पूछा। ये पूनम का सौभाग्य होगा और मुझे तुम इस सिलसिले में हमदर्द पाओगे। उसका लहजा खासा संजीदा था। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी प्रकाश, मैंने उसका हाथ दबाते हुए कहा। दोपहर तक लंबी तान के सोता रहा। प्रकाश ने मेरी हिदायत के मुताबिक मुझे खाने के वक्त बेदार कर दिया। नहा धोकर मैंने खाना खाया। पूनम की छुट्टी का वक्त हो चला था। मैंने उसके कॉलेज का रुख किया। कॉलेज में ऐन छुट्टी के वक्त पहुंचा। मुझ जैसे सैकड़ों मुशक्काने दीद ने पहले ही कॉलेज का घेराव कर रखा था। साइकिल पर सवार और पैदल बहरती महिलाओं की टोलियां खैराते हुस्न बांटती मुस्कुराती एक दूसरे से अटखेलियां करती कॉलेज के दरवाजे से बरामद होती और कॉलेज के बाहर पहले से इंतजार में खड़े अपने प्रेतम के हाथों में हाथ डालकर अपनी राह लेती। करीबन 10 मिनट के जानलेवा इंतजार के बाद पूनम लड़कियों के एक झुरमट से नमोदार हुई। वो अपने साथियों में बिलाशुबा उनकी मलका दिखाई दे रही थी। जैसे वो उस दरख्त के नजदीक पहुंची जिसके नीचे मैं सरापा इंतजार बना उसका मुंतजिर था, मैं अचानक उनके सामने आ गया। हैरत और होशी के मिले जुले तासुरात उनकी खूबसूरत आंखों में लहराए। नमस्कार, उसने संभलते हुए मेरे प्रणाम के जवाब में हाथ जोड़ दिए। आप यहाँ? उसके मुंह से बमुश्किल निकला। वापस चला जाऊं? मैंने उसका फिक्रा उचक लिया। परमात्मा ना करे, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, आप अचानक इस तरह चले आएंगे। उसने खामोशी इख्तियार कर ली। जब लफ्ज़ अपना मफ़हूम खो दें और कहने को बाकी कुछ ना रहे तो जज्बों की खामोशी ज़बाने इजहार का बेहतरीन जरिया बन जाती है। पूनम वो कुछ मुझे कभी ना कह पाती जो उसकी खामोश आंखों ने चंद लम्हों में मुझसे कह दिया। खुद मेरे जज्बात भी उससे मुख्तलिफ नहीं थे। हम दोनों कदम से कदम मिलाए नज़दीकी रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। इसी अस्थान में साइकिल सवार उसकी दोस्त ने हमारे
नज़दीक से गुजरते हुए हमसे अच्छे खासे रिमार्क्स भी हम पर पास किए। रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीते हुए हम दोनों ज़्यादातर खामोश ही रहे। समझ ही नहीं आ रही थी कि एक दूसरे से क्या कहें, कहने को रह क्या गया था। पूनम से मिलते हुए मैं भी अपना मिशन कभी नहीं भूला था। मुझे इल्म था कि भारतीय एयरफोर्स से मुताल्लिक ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने का बेहतरीन जरिया उनके मखसूस क्लब और मिस होते हैं। भारतीय माशरे में खुसूसन मेरे ज़ाती किरदार की वजह से प्रकाश या पूनम के घर में किसी को मेरे और उसके इकट्ठे घूमने पर कभी एतराज़ नहीं हो सकता था। मखलूत ताल्लुकात भारतीय सोसाइटी का हिस्सा है और एक ऐसे नौजवान से जो कट्टर विष्णु हो, शराब कबाब से नफरत करे, किसी की सापेत्री का मेल जोल काबिल एतराज़ कैसे हो सकता था। मेरे साथ घर चलो ना, पूनम ने होटल से निकलते हुए कहा। शाम को कुछ काम है यहाँ, मैंने बहाना बनाकर उसे टाल दिया। ये कोई मुश्किल काम ना था। उसे बस में सवार करके मैं वापसी प्रकाश के पास चला गया। प्रकाश ने अपने आप को काम के लिए वक्फ कर दिया था। उस पर रात दिन अमीर बनने का खत सवार था। कुदरत ने उसे धर्मवीर की सूरत में जो गैबी इमदाद बाहम पहुंचाई थी, वो उसका हक अदा करना चाहता था। उसे मेरे लाख समझाने के बावजूद शिद्दत से इस बात का एहसास था कि वो प्लास्टिक के कारखाने का इंस्ट्रक्टर से मालिक बना था, तो मेरे पैसे की वजह से। अब वो एक एक पैसे की हिफाजत कर रहा था। कारीगरों के साथ वो खुद भी काम में जुटा रहता। मेरी सेल्समैनशिप का वो कायल था और खर्च के तमाम इख्तियारात मैंने उसे सौंप दिए थे। कारखाना बनने से उसकी तमाम तर समाजी सरगर्मियाँ मुअत्तल होकर रह गई थी। वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने काम पर सर्फ करता था। कभी कभी मैं इसे ज़बरदस्ती तफरीह करवा देता, वरना वो दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में ही रहता। वापसी पर मैं उसे ज़बरदस्ती दफ्तर से उठाकर अपने साथ फिल्म दिखाने ले गया। 6 बजे के बाद फिल्म से फारिग होकर हम दोनों रायकोट चल दिए। प्रकाश ने ऐसा बाएतमाद आदमी तलाश कर लिया था जो मेरी और उसकी गैर मौजूदगी में कारोबार की निगरानी करता रहे। मैंने तो उसे यकीन दिला दिया था कि मैं किसी जिम्मेदारी का अहल नहीं हूँ, क्योंकि मैं टिक कर बैठ नहीं सकता। मेरे लिए सबसे बेहतरीन मनसब सेल्समैनशिप ही है। दिल्ली और बठिंडा से मैं अच्छा खासा ऑर्डर लेकर आया था। बर्तनों की कमीशन मैंने उसकी झोली में डाल दी थी। मेरी इन बातों ने उसे मेरे और नज़दीक कर दिया था। उसे इस बात का यकीन हो चला था कि ज़रूर पिछले जन्म में हम दोनों भाई थे। घर पर माता और बाबूजी मुझसे यूं बगलगीर होकर मिले जैसे मैं वाकई उनका बेटा था। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। अगली केस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जाते जाते आपसे गुजारिश करेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और मजीद खबरों और मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।